हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम लोग हैं आर ओ मेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो गद्य अवतरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? गद्य अवतरण से संबंधित है। तो गद्य अवतरण की अगर हम बात करें तो गद्य अवतरण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस की एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में जो पूछा जाता है प्रश्न, सबसे पहले उसमें एक गद्य अवतरण दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि दिए गए अवतरण का शीर्षक लिखिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? दिए गए गद्य अवतरण का शीर्षक लिखना होता है। फिर कहा जाता है कि इसकी उपयुक्त शब्दों में इसका सारांश लिखिए। तो हमको अति संक्षेप के शब्दों में उसका सारांश लिखना होता है। और फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेखांकित अंश दे दिए जाते हैं। उसी गद्य में से जो भी अवतरण दिया होता है उस गद्य में से कुछ लाइंस में कुछ जो पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों में रेखा अंकित की जाती है। तो और कहा जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। चलिए आज हम सब लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है प्रस्तुत गद्य अवतरण का शीर्षक लिखिए, यानी हमें शीर्षक लिखना होता है। जो भी गद्य अवतरण हमको मेंस की परीक्षा में दिया जाता है उसका हमें शीर्षक लिखना होता है। दूसरी बात है कि अवतरण का सारांश लिखना होता है। अवतरण का सारांश हमें बड़ी संक्षिप्त भाषा में और बहुत ही गहनता से जो मुख्य बातें हैं उन सभी मुख्य बातों को सारांश के रूप में लिखना होता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मित्रों। तो डिस्कस हम लोग जरूर करेंगे। उसके पहले हमारा जो है एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है, ये हम लोगों का आर ओ मेंस का दक्षिणा बैच है और यहाँ आर ओ मुख्य परीक्षा 2025 की तैयारी की जाती है। और यहाँ पर जो है ये हमारी प्राइज है, ये और इससे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी, निबंध, पत्र लेखन, इन तीनों चीज की जो फुल प्रिपरेशन ऐप के माध्यम से करवाई जा रही है। अब इसमें मान लीजिए हमसे जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके विकास सिविल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, 24 MB का ऐप है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और कम से कम बहुत ही कम प्राइस में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मेंस की तैयारी हम लोगों ने इसको, अभी नया बैच है, हम लोगों ने लॉन्च किया है, हमारी टीम ने लॉन्च किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग नहीं अफोर्ड करते हैं, काफ़ी महंगे बैच को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन साथियों के लिए जो है हम लोग प्रयास किए हैं। ये हमारा एक प्रयास है कि कम प्राइस में हम लोग तैयारी करवा सकें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, इस जानकारी को देना ज़रूरी था, मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो है गद्य अवतरण का शीर्षक है। दूसरा है सारांश। चलिए शीर्षक पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि शीर्षक किसी भी अवतरण खंड का जो केंद्रीय विषय होता है, केंद्रीय विषय, या फिर कहिए कि जो भी अवतरण की जो आत्मा होती है, ठीक है, या आत्मा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो शीर्षक कहलाती है। केंद्रीय विषय की तलाश हमें करनी होती है क्योंकि हमें शीर्षक बताना होता है। तो जब हमसे शीर्षक पूछा जाता है तो हम पहले बार बार अवतरण को पढ़ते हैं। दिए गए अवतरण को बहुत ही ध्यान लगा के 2-3 बार पढ़ लेते हैं अपने समयानुसार। एग्जाम में समय को ध्यान देते हुए हम लोग उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें इसका केंद्रीय बिंदु
क्या है, या फिर इस दिए गए गद्यावतरण की आत्मा क्या है। तो जो हमें लगता है, जो बार बार या फिर हमें लगता है कि जो सकारात्मक शीर्षक है, तो उसको हम 2-4 शीर्षक हमारे मन में आते हैं, उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। अब शीर्षक चयन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, शीर्षक कैसे चयन किया जाता है उसको भी देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें कई बार अवतरण को पढ़ना होता है, यानी जितना हमारे पास समय है, जब तक में हम एक बार में अगर समझ लेते हैं तो एक बार ही हम पढ़ के अगर समझ गए तो हमें एक ही बार पढ़ना है, 2 बार में समझे तो 2 बार में, लेकिन हम समझ जाएं, क्योंकि यहाँ ये जो प्रश्न होता है वो किसी भी विद्यार्थी से छूटता नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और सभी विद्यार्थी इनको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए हमें कई बातों का यहाँ पर ध्यान देना होता है। कई बार इसको पढ़ सकते हैं जितना समय हो। पढ़ते समय अवतरण में कि जो आत्मा है या फिर केंद्रीय विषय वस्तु जो है उसको हमें खोजना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, केंद्रीय विषय वस्तु क्या है उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। शीर्षक सकारात्मक होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो शीर्षक है वो सकारात्मक बिंदुओं वाला होना चाहिए। शीर्षक नकारात्मक नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव शीर्षक नहीं होना चाहिए। अगर यदि आपके मन में कोई शीर्षक आ रहा है और वो नकारात्मक है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मक हो। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब शीर्षक उचित वही होता है जिसका प्रभाव अवतरण पर शाश्वत विद्यमान रहे, अर्थात उचित शीर्षक वो होता है जो पूरे अवतरण पर अपना प्रभाव स्थापित करके रखता है, शाश्वत हो, उस अवतरण पर जो प्रभाव है वो शाश्वत हो और पूरा प्रभाव हो। अब शीर्षक बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम 5-6 अंक तक का होना चाहिए, 5-6 अंकों तक का होना चाहिए, 5-6 अंक तक का होना चाहिए। या फिर मान लीजिए एक से अधिक शीर्षक भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप अथवा करके लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 शीर्षक आपके मस्तिष्क में आ गए हैं, दोनों सकारात्मक हैं, दोनों प्रभाव डालते हैं और दोनों ठीक ठाक आपको समझ में आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अथवा करके उसको लिख सकते हैं, या फिर और करके लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। शीर्षक अवधारणात्मक होना चाहिए, यानी शीर्षक में अवधारणा का समावेशन होना चाहिए। अब शीर्षक चयन के दौरान एक से अधिक सार्थक शीर्षक प्राप्त हो सकते हैं। एक से अधिक सार्थक शीर्षक आपको यदि प्राप्त हो जाते हैं, एक से अधिक सार्थक शीर्षक प्राप्त होने की कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, उन्हें अथवा करके लिखा जाता है, या फिर अथवा या और लगा के, ठीक है, बीच में और लगा के आप लिख सकते हैं या अथवा करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सारांश क्या है। सारांश के विषय में हमें, क्योंकि हमको सारांश से प्रश्न पूछा जाता है तो सारांश जानना जरूरी है। सारांश के अंतर्गत प्रस्तुत अवतरण में निहित अति प्रमुख बातों का संकलन करना चाहिए, संक्षेप में उसको लिखना चाहिए। जो भी अवतरण में अति प्रमुख बातें हों उसको हमें संक्षेप में लिखना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, सारांश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सारांश कहेंगे। तो अगला है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या क्या है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या क्या है। हाँ ठीक है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या क्या होती है। सारांश तो हम समझ गए कि हमें जो भी अवतरण में प्रमुख बातें हैं उनको संक्षेप में लिखा जाता है
और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में हमें क्या करना है, ठीक है। तो उसमें प्रस्तुत अवतरण खंड के रेखांकित अंशों की सुस्पष्टता के साथ सरल शब्दों में अभिव्यक्ति की कला जो है, हमें सरल शब्दों में उसको अभिव्यक्त कर देना होता है। होता क्या है, जो भी रेखांकित अंश होते हैं यानी नीचे अंडरलाइन की हुई होती है, उसको हमें अपनी भाषा में सरल शब्दों में क्या करना है, काफी स्पष्टता के साथ उसकी व्याख्या करना होता है। यही कला हमको दिखानी होती है। स्पष्ट रूप से हमें अपनी भाषा में उसको अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट करके लिखना होता है। जो हमारी खुद की अभिव्यक्ति हो सरल शब्दों में, उसको हमें रेखांकित पंक्तियों में देना होता है। तो सारांश हम समझ गए कि महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण बातें होती हैं, प्रमुख जो बातें होती हैं, उनको संक्षेप में हम लिख देते हैं, वही हो जाता है सारांश। और फिर दूसरा जो है व्याख्या में हमको अपने सरल शब्दों में खुद की अभिव्यक्ति हमें देनी होती है। तो इतना दो चीज हम लोग समझ गए। चलिए, अब यहां पर एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह का जो है आपको दे दिया जाता है। एग्जाम में कहा जाता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके अंत में दिए गए प्रश्न, उनके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हेलो, हाँ आप लोग क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। हेलो हेलो, हाँ ठीक। तो गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे इसमें कहा गया कि भय दो प्रकार के हैं, शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय। शारीरिक भय, मनोवैज्ञानिक भय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। शारीरिक भय का अर्थ है कि किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना, जैसे कि हमारे सामने एक सांप आ जाए या एक गहरी खाई हो, या खतरे से बचाने वाला या शारीरिक भय प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा का मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, समझ, ठीक। प्रज्ञा नहीं है। जो मुझसे कहती है कि सचेत रहो, वहां खतरा है, यह प्रज्ञा हमारे अतीत के अनुभव का परिणाम है। अनेकों ने या मेरी माँ अथवा मित्र ने गिर गिर कर हमें सचेत किया है कि सचेत रहो, वहां खाई है। अतः उस शारीरिक भय में हमारी स्मृति और प्रज्ञा साथ साथ काम कर रही है। यह भय एक, ठीक, यह भय एक, ठीक, और भी है, वह है मनोवैज्ञानिक भय। मनोवैज्ञानिक भय उस शारीरिक भय को लेकर है जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ था। आज वह पीड़ा नहीं है, फिर भी हम उससे भयभीत हैं कि कहीं वह फिर ना आ जाए। अब क्या हम उस मनोवैज्ञानिक भय को समझ सकते हैं ताकि वह पुनः पुनः उत्पन्न ना हो। मुझे पिछले सप्ताह 1 वर्ष पूर्व पीड़ा हुई, जैसे कि कितनों को ही होती है। ऐसा क्यों होता है, कृपया बड़ी सावधानी से सुने। हमारे मन में उस दुख की स्मृति है और विचार कहता है कि सावधान रहो, उसको फिर मत आने दो। गत पीड़ा के संबंध में सोचने से उसकी पुनरावृत्ति का भय होता है। इस प्रकार विचार स्वयं पीड़ा लगता है और यह मनोवैज्ञानिक भय पिछली बीमारी की दुख की पुनरावृत्ति का भय। अब इतना बड़ा हमको दे दिया जाता है गद्यावतरण। तो अब इसमें से हमें क्या काम करना होता है, 3 प्रकार के क्वेश्चन देने होते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछा जाता है और उनका उत्तर हमको देना होता है। पहला तो पूछ लिया जाएगा कि दिए गए गद्यावतरण का शीर्षक बताइए। अब शीर्षक ढूंढने लगे, ठीक। शारीरिक भय, मनोवैज्ञानिक भय, हमारे सामने सांप आ जाए, 2 बार 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको जो इसका केंद्रीय विषय है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब केंद्रीय विषय समझ में आ जाएगा
तो हम देखते हैं कि केंद्रीय विषय क्या है, हमें कहीं न कहीं से भय प्रज्ञा भय प्रज्ञा प्रज्ञा भय प्रज्ञा भय ऐसे जो है हमें बार बार जो है हर जगह में प्रज्ञा की बात और भय की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं से दो प्रकार की भय की बात की गई है। जैसा कि भय दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक भय, मनोवैज्ञानिक भय। ठीक, अब शारीरिक भय मनोवैज्ञानिक भय दोनों जो है अलग अलग हैं। ठीक, शारीरिक भय में क्या होता है, यहाँ पर शारीरिक भय का अर्थ है किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना, कि शरीर में क्या खतरा है वो उपस्थित होता है, उस जो है उसकी पीड़ा को लेकर हमें भय होता है। मनोवैज्ञानिक भय क्या होता है कि कुछ दिन पूर्व या कुछ महीने पूर्व या कुछ वर्ष पूर्व जो पीड़ा हमने झेली होती है, उस पीड़ा को याद करके जो हमारा मन व्यथित होता है, जो दुखी होता है, जो परेशान होता है, उसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक भय। मनोवैज्ञानिक भय। अब मनोवैज्ञानिक भय ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो हमारे मन को एकदम से बेचैन करके रखता है। मनोवैज्ञानिक भय ऐसा भय होता है जो एक भी मिनट किसी को चैन से नहीं बैठने देता। इसलिए मनोवैज्ञानिक भय को नहीं आने देना चाहिए। शारीरिक भय की बात है, शारीरिक भय यदि सामने से आए तो वो आए, लेकिन मनोवैज्ञानिक भय हमको चारों तरफ से, ना तो हम किसी काम को कर सकते हैं, ना तो हम अपना कोई शेड्यूल बना सकते हैं, ना तो मान के चलिए कोई भी काम हम जो हमारे आगे के काम है वो भी नष्ट हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक भय के कारण। तो अब भय क्यों आती है, उसका कारण ये है कि भय प्रज्ञा से आती है, यानी हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस के कारण, जो हमारी बुद्धि हमको निर्देशित करती रहती है। क्योंकि कोई भी काम यदि हम करने जाते हैं तो हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी प्रज्ञा है, वो हमको बताती है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अगर आपको मान लीजिए सांप दिख जाए तो जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी प्रज्ञा है, वही हमें बताती है कि भागो यहाँ से, सांप से खतरा है। तो भय और जो हमारी इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञा, ये दोनों का बड़ा लंबा कनेक्शन है। ये दोनों आपस में, जहाँ भय है वहाँ प्रज्ञा आ जाती है। और कहा जाए तो बिना प्रज्ञा के भय नहीं है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर जो बिल्कुल जिसका कोई दिमाग नहीं काम कर रहा, वो कुछ नहीं जानता, सपोज दैट कोई शिशु है जो बिल्कुल नहीं जानता कि, तो वो क्या काम करेगा? वो हो सकता है कि सांप को देख के विचलित ना हो, या किसी जानवर को देख के विचलित ना हो, या किसी खतरे में वो जा सकता है, क्योंकि प्रज्ञा का अभाव। हाँ, जितना उसे जानकारी है उतना वो यूज में ले लेता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस गद्यांश को पढ़कर उसके अंत में दिए गए हमें प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, और इसका शीर्षक की अगर बात करें तो प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक जो है भय और प्रज्ञा है। भय और प्रज्ञा। संक्षेप में प्रस्तुत गद्यावतरण का सारांश लिखिए, संक्षेप में। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण का सारांश, ये आप लोग जितने लोग देख रहे हैं इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसका एक मानक उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और फिर इससे जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। संक्षेप में देखिए क्या है कि प्रज्ञा रूपी भय व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों के प्रति सचेत करता है। जहां शारीरिक भय का अर्थ शारीरिक खतरे से है, वहीं मानसिक भय का अर्थ क्या है? मानसिक खतरे से है।
यह खतरा क्या है? जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ था, जो पीड़ा नहीं है फिर भी हम उससे डरे हुए हैं कि कहीं वो घटना जीवन में दोबारा न घट जाए। यह भय रूपी प्रज्ञा है जो हमेशा सावधान करती है कि हम घटनाओं और अपनी गलतियों के प्रति सावधान रहें, जिससे पुनः उस पीड़ा की पुनरावृत्ति ना हो। सावधान रहो से तात्पर्य है कि उस पीड़ा का मन ही मन इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, कहीं वह दुख फिर से ना आ जाए, जीवन में ना आ जाए। मानसिक व शारीरिक कष्टों के प्रति सचेत करता है। तो हमारी प्रज्ञा ही हमें सचेत करती है कि आप मानसिक और शारीरिक कष्टों से दूर रहिए, आप सचेत रहिए, क्योंकि प्रज्ञा हमें बताती है कि आपको शारीरिक कष्ट से दूर रहना है, आपको मानसिक कष्ट से दूर रहना है। तो यहाँ पर सावधानी है। रही बात तीसरे और जो अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन वाला देखिए, विचार स्वयं पीड़ा लाता है, यह है मनोवैज्ञानिक भय। और शारीरिक भय का अर्थ है किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना। ये दो अंडरलाइन है, ठीक है। इसको जो हमारे पेड बैच के जो स्टूडेंट हैं इसका आंसर खुद करेंगे और उसको जो है हमारे व्हाट्सएप पर भेजने का काम करेंगे। व्हाट्सएप पर उनकी जो है हम चेक कर देंगे, कॉपियाँ जो है चेक करने का प्रयास हो जाएगा। प्रयास करेंगे कि आप लोगों की कॉपी चेक हो जाए, पेड बैच वाले। और जो लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब से, वो भी चाहें तो प्रयास इसमें कर सकते हैं। जो भी शारीरिक भय का अर्थ, इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम गद्यांश आपको देते रहेंगे और पेड बैच में तो और अभी दिए जाएंगे गद्यांश, और प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यूट्यूब पर भी जो है हमारा चलता रहेगा कार्यक्रम। ज़्यादातर वीडियोस को हम लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी जो है दिखना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके अलावा ऐप पर हम लोग, हमारी जो ऐप है, ऐप पर इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल रही है। तो इसकी जो पीडीएफ जितनी भी है, जब लेक्चर को ऐप पर डाला जाएगा तो पीडीएफ भी डाल दिया जाता है। तो पीडीएफ आपके पास होती है और ये सारी चीज़ें जो मटेरियल्स हैं वो भी आपके पास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, अब फिर इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर है, हो सकता है कि इसमें जो है 1-2 दिन का समय लग जाए, लेकिन जब भी हम लोग आएंगे तो एकदम तैयारी के साथ आएंगे। अभी मेंस का परिणाम नहीं आया है, इसलिए लगभग 1 दिन के अंतराल पर लेक्चर आता है। जैसे ही मेंस का परिणाम आ जाएगा, हमारे नियमित लेक्चर हर जगह चालू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो हमारे नए दर्शक हैं या फिर जो लोग नए हमारे चैनल पे आए हैं, वो लोग RO, UPPCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा वीडियो जो उन्हें अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।